जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत ही प्यारा जो है चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। सामाजिक विज्ञान का ये तीसरा अध्याय है। प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो है इतिहास भूगोल के सारे चैप्टर्स जो है आपने पढ़े और इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने नागरिक शास्त्र के भी पढ़ा दिए हैं और आप काफ़ी बढ़िया जो है रिस्पांस दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके प्यार और स्नेह ने हमको जो है अन्य वीडियो को बनाने पर विवश कर दिया। प्यारे बच्चों, आपके करीब बोर्ड एग्जाम भी आ रहा है। आप थोड़ा थोड़ा डर भी रहे होंगे, डरें बिल्कुल भी नहीं। वक्त से लड़ना सीखें, है ना। वक्त से लड़ना सीखें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है वक्त से लड़ना सीखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप रिवीजन करेंगे तो आपके मार्क्स जो है बढ़िया आएंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई जो है समस्या है तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं और बहुत कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों आप बातचीत भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आप कॉल जब भी करेंगे तो हम रिसीव जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए जो है हम आज बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो जो महिलाओं की समाज में जो बराबरी की जो मांग की जाती है, तो वो जो आंदोलन होता है प्यारे बच्चों, नारीवादी आंदोलन होता है। यानी जो नारी के हितों की बात करे, ठीक है, नारी के हितों की बात करे और समाज में बराबरी की मांग करे, उसी को कहते हैं नारीवादी आंदोलन। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। तो भारत की विधायिका में जो है महिला प्रतिनिधियों की जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति डॉट 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 स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। किसके द्वारा? धर्म के द्वारा, है ना। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिकता पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है प्यारे बच्चों जिसमें सभी धर्मों को क्या करना? एक समान मानना, ठीक है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही है कि किसी भी धर्म को बहुत विशेष जो है दर्जा न देना और सभी को एक समान मानना। देखिए विकल्प भी लिखा है घा वाला, सभी धर्मों को समान समझना। और अगला प्रश्न है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो पंचायती राज की संस्थाओं में है प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो यदि हम लैंगिक भेदभाव करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो प्यारे बच्चों, आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि आप बहुविकल्पी प्रश्नों को तो एक बार पढ़े भी होंगे अपने किताबों से, है ना। हमने बस इसको जो है एक बार रिवाइज करा दिया। तो प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता किस प्रकार की एक समस्या बन जाती है? सांप्रदायिकता होता क्या है वो देखें। पहले सांप्रदायिकता किससे बना है? संप्रदाय से। देखिए, किसी एक धर्म के लोगों का समूह क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। किसी एक धर्म के लोगों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? संप्रदाय। जब यह संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ और अन्य संप्रदायों को हीन समझने लगे, यानी तुच्छ समझने लगे, तो सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है। और यह समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टताओं के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है और इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। तो इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है
तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को जोड़ना ही क्या है प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता है। आप श्रीलंका में देख सकते हैं, तो श्रीलंका में आपने देखा था वहां पर दो भाषाएं बोली जाती थी, एक तमिल और एक सिंहली। तो सिंहली को जो है वहां पर ज्यादा वरीयता दी गई और इसलिए वहां पर जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, गृह युद्ध हुआ और अंततः आपने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ। और प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि जब कोई आप एक समुदाय जो है, एक संप्रदाय अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और बाकी को क्या समझने लगे, हीन समझने लगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो 2022 का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है। तो क्या है, क्या प्रावधान किए गए हैं, तो भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। यही सबसे बड़ी विशेषता अपने देश की है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना गया है। ये नहीं कहा गया है कि यहाँ पर हिंदू श्रेष्ठ है, मुसलमान श्रेष्ठ है, सिख, पारसी जो भी है, किसी को जो है यहाँ पर श्रेष्ठ दर्जा नहीं दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर सभी धर्म क्या है, एक समान है। इसलिए हमारा जो देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या पॉइंट दिया है कि संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। तीसरा है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यानी आप जो है धर्म के आधार पर किसी को जो है भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे छुआछूत की इजाजत नहीं देता। छुआछूत की इजाजत प्यारे बच्चों हमारा देश जो है नहीं देता। अगर आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं या फिर आपके साथ कोई छुआछूत का बिहेवियर करता है, तो आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आइए सबसे पहले देखते हैं वो प्रश्न क्या है। यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखा है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे नंबर 1, भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। हमने बताया कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान माना गया है प्यारे बच्चों। दूसरा है, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। तीसरा, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, और ये 2020 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो आप जानते हैं कि इसका अनुपात क्या है, बहुत ही कम है। बहुविकल्पी में भी दिया था। तो भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.36% तक ही पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। भारत जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है ना। आप देख ही सकते हैं प्यारे बच्चों, देश की एकमात्र प्रधानमंत्री रही हैं कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अलावा आप तो आप देख ही सकते हैं प्यारे बच्चों की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है राष्ट्रपति रही। उसके बाद जो है इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। तो ये कहीं न कहीं अब जो है धीरे धीरे अपने देश में महिलाओं का भी वर्चस्व बढ़ रहा है और महिलाओं को भी जो है स्थान मिल रहा है। तो ये मिलना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटा एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। प्यारे बच्चों, जब महिलाएं जो है उस विधायिकाओं में शामिल होंगी, मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, तब वो अपने हितों की आवाज को बुलंद कर सकेंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है,
वो है, देखिए प्रश्न है, लिखा है नारीवाद का क्या अभिप्राय है। नारीवाद का क्या अभिप्राय है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिला एवं पुरुष के बीच असमानता को स्वीकार करके महिलाओं को बौद्धिक एवं व्यवहारिक रूप से सशक्त, सशक्त का अर्थ होता है मजबूत करने पर बल देने का कार्य करती है। नारीवाद के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों को लैंगिक समानता यानी लिंग के आधार पर समानता प्रदान करने का अधिकतम प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा एवं रोजगार देने का भी प्रयास किया जाता है। नारीवाद को समाज में महिला सशक्तिकरण को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। तो प्यारे बच्चों, महिलाओं की स्थिति देखिए आज़ादी से पहले क्या थी और आज़ादी के बाद क्या है, और इस समय जो है महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था, महिलाओं को जो है लोग कम पढ़ाते थे, कम शिक्षित करते थे, है ना। अब आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी मम्मियाँ हैं, जो माएँ हैं, और आपके दादा दादी हैं, देखिए कितना कम पढ़े लिखे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो है उस समय शिक्षा का जो है प्रसार उतना अधिक नहीं था, है ना। तो धीरे धीरे जो है देश में क्या हुआ, प्रगति का जो है प्रभाव पड़ा और आज हर कोई पढ़ लिख रहा है। सबसे बड़ी बात यही है प्यारे बच्चों, आज चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई शिक्षा जगत से जुड़ रहा है। प्यारे बच्चों, दीर्घोत्तरी प्रश्न में आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या फिर वे कमजोर स्थिति में होती हैं, है ना, या फिर भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है, यानी यहाँ पर जो पुरुषों का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा है, यानी पिता का जो है स्थान सबसे अधिक है। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 64.6% है, जबकि 80.9% जो है पुरुष पढ़े हुए हैं। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर यानी हायर एजुकेशन की ओर लड़कियां बहुत ही कम जा पाती हैं, और अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। आप देखिए कि घर में पता चलता है कि दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो लड़के को जो है इंग्लिश मीडियम में भी डाल देते हैं, प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं, है ना। अगर लड़की है तो उसको क्या करेंगे, सरकारी स्कूल में डाल देंगे या फिर ऐसे स्कूल में डाल देंगे जहां पर फीस कम रहेगी या फिर एजुकेशन का स्तर लो रहेगा। तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, एक तरह का भेदभाव है ना। तो अगर हम बच्चे को एक जैसी शिक्षा देंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों जो है अपना जो है बढ़िया से पढ़ाई करेंगे और वो दोनों तरक्की करेंगे और दोनों बराबरी का जो है हक प्राप्त करेंगे। तो साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं, लेकिन अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। आप देखिए, आपकी माएँ हैं, आपकी बहनें हैं, घर में इतना काम करती हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए ज़रा कि इतना काम करती है, आपसे पहले माँ उठ जाती है, सुबह भोर में ही उठ जाती है और आप सो जाते हैं, उसके बाद माँ सोती है। सोचिए इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी महिलाओं को घर में उतना बड़ा सम्मान नहीं मिल पाता जितना पुरुषों को मिलता है ना। तो तीसरा है काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। आप विद्यालय में ही देख लीजिए, प्राइवेट विद्यालय में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो पुरुष टीचर होता है उसका पेमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जो महिला टीचर होती हैं उनका पेमेंट कम होता है। आखिर बताइए, दोनों लोग समान समय में समान घंटे अटेंड कर रहे हैं, तो फिर क्यों भेदभाव? तो भेदभाव ही तो है।
तो भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 943 शिशु लिंग अनुपात 919 जो है रह गया। ये सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है प्यारे बच्चों। ये दुख वाली बात है कि जो 1000 जो लड़के होने चाहिए उस पर कितनी लड़कियां हैं, केवल 943, और शिशु लिंग अनुपात कितना है, 919। ये बहुत जो है चिंता का विषय है। पांचवा है, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, यानी जीरो है, बहुत कम है। अभी भी महिलाओं को घर के चार दीवारी के भीतर ही रखा जाता है। अगला है आगे दिया है, महिलाओं के लिए पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय सरकारों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद आरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर एक जो है चर्चा करूंगा और ये आखिरी प्रश्न होगा, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए प्यारे बच्चों। तो ये प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं, देखिए जरा। तो आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। जैसे नंबर 1, अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं, सही बात है। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अभी भी देखिए कहीं न कहीं जो है छुआछूत की बातें आ जाती है, जाति बिरादरी की बात आ जाती है, और श्रेय मतलब उच्च जाति निम्न जाति की बात आ जाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऊंच नीच की ही तो भावना हुई प्यारे बच्चों, जातिवाद ही तो हुआ। तीसरा है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में रहीं और कुछ को दबा कर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है और दलित आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है और इनको सदैव दबा करके रखा गया है ना। तो प्यारे बच्चों, ये भी तो खराब ही है कि किसी को दबा कर रखना और उनके हितों की जो है अनदेखी करना, तो क्या है, एक प्रकार का प्यारे बच्चों भेदभाव ही है। चौथा है, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या किसमें है, किस बिरादरी में है, निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात बहुत ज्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम। तो जो जातियां पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो जाति प्रथा को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है? तो सबसे पहली चीज तो इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतर जाति विवाहों को प्रोत्साहन देकर जातिवाद को रोका जा सकता है। जब एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह संबंधों की स्थापना करेंगे तो जातिवाद की समाप्ति अपने आप हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट लिया है यहाँ पर उपाय में कि जातिवाद को रोकने के लिए शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि लोग जातीय संकीर्णता से दूर रहें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब ये तो रहा आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और प्रश्न मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये प्रश्न है, राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आज देखिए सबसे ज्यादा राजनीति में क्या होता है कि जातिवाद का मुद्दा लेकर के लोग जो है वोट बैंक हासिल करते हैं, है ना। तो आज अगर जाति के आधार पर वोट ले रहे हैं, पता चलता है कि जहां पर एक जाति के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर उसको क्या कर देते हैं, उसी जाति के जिस जाति के लोग ज्यादा रहते हैं उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, ताकि जो है सारा वोट बैंक उनको मिल जाए। और ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं ताकि जनता गुमराह हो सके। प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, राजनीति में जाति का सबसे बड़ा जो है लोग क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि राजनीति में अनेक रूप जैसे लेते हैं। जैसे जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों का उचित जगह दी जाए।
राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। उसके अलावा हमने बहुविकल्पी प्रश्नों पर भी प्यारे बच्चों चर्चा किया है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था और उन्होंने अपने अपने नाम लिखे थे। जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ नाम आए हैं प्यारे बच्चों, जैसे शिवानी यादव, ममता यादव, रवि पुष्पजीवी, आंचल पुष्पजीवी, आदर्श सिंह, प्रियांशी सिंह, साफिया बानो, शिवानी प्रजापति, सोनी गौतम, गुलशन प्रजापति, खुशी गौतम, मधु यादव, प्रियांशी सिंह, प्रियांशी यादव, अंकिता यादव, जितेश यादव और कविता सरोज, शिवा यादव, शिव कुमार गुप्ता, महेश कुमार गुप्ता, मोनू कुमार जी और एक नाम और दिख रहा है प्यारे बच्चों, सनी साहू। सनी साहू, इसके अलावा भी नाम दिख रहा है सूरज यादव, ममता यादव। तो बहुत सारे बच्चों ने और यहाँ पर सत्यम पटेल का भी नाम दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों ने नाम लिखा है। मैं सारे बच्चों को जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब जो है लगातार वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जो है, आप सबको, जिन बच्चों को मैंने नाम लिया है उन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप अच्छे से जुड़े रहिए और आप अपना जो है नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए प्यारे बच्चों। आप कहाँ पढ़ते हैं, अपने स्कूल का भी नाम लिख दिया करिए ताकि हम आपके नाम का जिक्र अगले वीडियो में कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको कौन सा वीडियो चाहिए इस बात की भी आप जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। और अब दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।